हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था मेनिंजाइटिस, जिसके हमने स्टार्टिंग के अंदर टाइप्स ऑफ द मेनिंजाइटिस देखा। इसके साथ साथ में हमने कोजेस एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द मेनिंजाइटिस। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसमें हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। इसके साथ साथ में ही हम देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट मेनिस ऑफ द मेनिंजाइटिस। तो पहले तो हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द मेनिंजाइटिस। जैसे हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। अब सिम्टम ऑफ द मेनिंजाइटिस में कुछ ऐसे सिम्टम ऐसे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कार्डिनल सिम्टम्स या फिर क्लासिकल ट्रेड जो है मेनिंजाइटिस के। क्लासिकल ट्रेड और इसको अपन बोल सकते हैं कार्डिनल सिम्टम या कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। कार्डिनल सिम्टम ऑफ द मेनिंजाइटिस या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लासिकल ट्रेड्स। तो इसको हम स्टार्टिंग के अंदर देखेंगे। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कार्डिनल सिम्टम्स एंड क्लासिकल ट्रेड्स का मीन क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक सिम्टम्स जिसके बेस पे हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पर्सन को मेनिंजाइटिस है। जिसमें फर्स्ट वन आता है फीवर, और फीवर में भी आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर के अंदर 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर रहता है। और इसके अंदर रीजन क्या होता है फीवर का, कि जो अपनी बॉडी के अंदर एटीपी स्टोर्ड होती है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। स्टोर्ड एटीपी ब्रेकडाउन। स्टोर्ड एटीपी ब्रेकडाउन। अब जो स्टोर्ड एटीपी ब्रेकडाउन हो रही है उसके अंदर एक जो प्रोसेस होते हैं उसको अपने बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट मीन्स ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन शुगर कंपोनेंट से यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें प्रोटीन एंड फैट का ब्रेकडाउन होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, जिससे ग्लूकोज रिलीज होगा, H प्लस आयन रिलीज होगा। उसके साथ साथ में ही अपनी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हीट एनर्जी हो रही है इसके साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी के अंदर, उस कंडीशंस में बॉडी के अंदर हाई ग्रेड फीवर रहेगी। और हाई ग्रेड फीवर के अंदर स्पेसिफिकली होता है यहाँ पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम बोल सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कार्डिनल सिम्टम्स है वो आता है अपना फीवर, हाई ग्रेड फीवर। सेकेंड वन आता है सीवियर हेडेक विथ द इरिटेबिलिटी, विथ द irritability। सीवियर हेडेक विथ द इरिटेबिलिटी, और इसके साथ साथ में ही पर्सन को सीजर्स भी आते हैं। अब सीवियर हेडेक के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि अपनी जो ब्रेन है उसके जो ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इन दी क्रेनियल कैविटी। तो जो क्रेनियल कैविटी है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो आईसीपी है वो बढ़ जाएगा, आईसीपी बढ़ जाएगा मोर देन 20 mm ऑफ Hg। 20 और 20 mm ऑफ Hg के लगभग यहाँ पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाएगा। और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उस कंडीशंस में सीवियर हेडेक होता है विद द इरिटेबिलिटी, दैट मीन्स पर्सन है मोर इरिटेटेड रहेगा, इरिटेबल रहेगा। और इसके साथ साथ में ही पर्सन को चक्कर भी आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सीजर। देन सीजर के पीछे मेन रीजन होता है यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन, उसके अंदर इंटरफेरेंस हो जाती है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर,
एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके अंदर इंटरफेरेंस आ जाएगी जो यहाँ पे कोज कर रहा है सीजर को। तो सेकंड कार्डिनल सिम्टम्स क्या रहेगा, सीवियर हेडेक विद द इरिटेबिलिटी एंड द सीजर। एंड थर्ड वन देखते हैं स्टिफनेस ऑफ द वेन नेक, जो नेक है अपनी वो स्टिफ हो जाएगी और इसके पीछे रीजन होती है जो नेक की वेन्स होती हैं, नेक वेन्स होती हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो नेक है उसके अंदर सीवियर पेन होगा और वो स्टिफनेस को कोज करेगी। नेक्स्ट वन आता है अपना फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, सीवियर इरिटेबिलिटी विद द ब्राइट लाइट। सीवियर इरिटेबिलिटी विथ द ब्राइट लाइट। इसको अपने बोलते हैं फोटोफोबिया। जो फोर्थ वन कार्डिनल सिम्टम्स होता है। एंड फिफ्थ वन आता है नोसिया एंड वोमिटिंग। नोसिया एंड वोमिटिंग यानी पर्सन है उसको कंटिन्यूसली जी घबराता रहेगा, वोमिट होती रहेगी और उसके पीछे रीजन होता है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। hyperstimulation of the vagus nerve। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। और अगर वेगस नर्व है वो हाइपर स्टिमुलेटेड रहेगी तो उस कंडीशंस में जो स्टमक के अंदर HCl होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो HCl का सीक्रेशन है वो ज़्यादा होगा। अगर HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस इंक्रीज। और अगर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लेक्शन के साथ में बाहर की साइड में रिफ्लेक्ट आउट हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं वोमिटिंग। और कंटिन्यूसली ऐसे लगेगा जैसे वोमिट होने वाली है लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं नोजिया। तो ये हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व की वजह से HCl के सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और अगर HCl का सीक्रेशन स्टमक के अंदर ज्यादा हो रहा है तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस यानी स्टमक के रिफ्लेक्सेस और इसोफेगस के रिफ्लेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। और स्टमक और इसोफेगस को दोनों को कंटिन्यू करने वाला या फिर इन दोनों को के बीच में एक वॉल होता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कार्डियल स्पिंक्टर। कार्डियक स्पिंचर। तो जो कार्डियक स्पिंचर है वो लूज हो जाएगा और उसकी वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर की साइड में रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगे। इसको अपने बोल देंगे नोसिया एंड वोमिटिंग। एंड नेक्स्ट वन आता है कंफ्यूजन एंड द डिक्रीज मेंटल स्टेटस। कंफ्यूजन एंड डिक्रीज मेंटल स्टेटस के पीछे रीजन क्या होता है, हाइपोक्सिया। फर्स्ट वन हाइपोक्सिया दैट मीन्स डिक्रीज O2 इन द टिश्यू। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होना। अब टिश्यू कौन सी है यहाँ पर, सेरिब्रम, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन टिश्यू। तो ब्रेन टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रखा है क्योंकि हमने पैथोजेनेसिस के अंदर देखा था कि जो कैरोटिड आर्टरी होती है या फिर जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो स्टेनोसिस हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई है वो कम पहुंचेगी। देन उसके बाद में कंफ्यूजन एंड डिक्रीज थी मेंटल स्टेटस। ये पर्सन है वो फुल्ली ओरिएंटेड नहीं रहेगा या फिर फुल्ली अवेयर नहीं रहेगा, कॉन्शियस नहीं रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। और इसके साथ साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्रेन टिश्यू के अंदर ज्यादा होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया। लेकिन ये कहां पर हो रहा है, दोनों हम बोल सकते हैं सेरेब्रल हाइपोक्सिया एंड दी सेरेब्रल हाइपरकैप्निया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया एंड दी हाइपरकैप्निया। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिसमें ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, मेंटल एक्टिविटी होती है या फिर जिसको बोल सकते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है वो कम हो जाएगी। अब कॉग्निटिव एक्टिविटी के अंदर हमने पहले भी देखा था जिसके अंदर आता है लर्निंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारे की थॉट प्रोसेस, ये सारे के सारे आते हैं मेंटल
एक्टिविटीज के अंदर, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो इसके अंदर पर्सन की मेंटल एक्टिविटी है वो कम रहेगी, पर्सन है वो फुली कॉन्शियस नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, डिसीजन मेकिंग पावर वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रह जाएगी, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है कार्डिनल सिम्टम ऑफ द मेनिंजाइटिस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लासिकल ट्रेड्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। देन हम आगे देखेंगे कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हाई ग्रेड फीवर, उसके बाद में नेक स्टिफनेस जो हमने कार्डियल सिम्टम्स के अंदर भी देखा है, सीवियर हेडेक विद द इरिटेबिलिटी, नोसिया एंड वोमिटिंग, ये सारे के सामने हमने कार्डिनल सिम्टम में देखा है। कंफ्यूजन और ट्रबलिंग दी concentration, that means decrease the mental activity, seizure, sleeplessness और the travel walking, person है वो properly sleep नहीं कर पा रहा है, person को नींद नहीं आ रही है properly, severe irritation की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं headache की वजह से। then person है वो properly चल भी नहीं पा रहा है, inability रहेगी क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल कम हो रखा है, इसके साथ साथ में ही अपनी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, इसका लेवल भी इंटरफेयर हो रखा है। देन सेंसिटिव टू दी लाइट, जिसको हमने पहले भी देखा है, फोटोफोबिया, नो एपिटाइट और दी थ्रस्ट, पर्सन है उसके अंदर एनोरेक्सिया रहेगी, मतलब पर्सन को भूख नहीं लग रही है, और हम इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ द फुलनेस बिफोर दी मील, पर्सन है वो मील लेने से पहले उसको ये लग रहा है फीलिंग ऑफ द फुलनेस, पर्सन को कुछ ही पर्सन को भूख नहीं लग रही है, न ही उसको प्यास लग रही है। देन स्किन रेसेस इन सम केसेस सच एज इन द मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, जैसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की वजह से पर्सन के जो स्किन है उसके ऊपर भी रेसेस दिखाई देने लग जाते हैं, ये है इसके कॉमन सिम्टम्स। देन उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर जैसे जो जनरल सिम्टम्स है उससे रिलेटेड या फिर वाइटल साइन से रिलेटेड सिम्टम्स, जिसमें आता है टेकिकार्डिया एंड दी टैकीपनिया, दैट मीन्स इंक्रीज दी हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये किस में होता है, इन दी कंपनसेटरी फेज, कंपनसेटरी फेज, और कंपनसेटरी फेज के अंदर अपनी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स रहता है यहाँ पर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स रहेगा जिसकी वजह से हार्ट रेट एंड दी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन आता है वीक एंड थ्रडी पल्स, जो पर्सन की पल्स रेट होती है, पल्स जहाँ से हम पल्सेशन को फील कर पाते हैं वो बहुत कम फील होती है, इसके पीछे रीजन होता है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया, अब हाइपोवोलीमिया के पीछे रीजन क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रखा है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी के अंदर हाई ग्रेड फीवर हो रखा है जिसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड है वो इवापोरेट हो रही है बाहर की साइड में। सेकेंडरी आता है नोसिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग की वजह से जो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है इसका इम्बेलेंस हो जाएगा, और ये कोज कर रहा है बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन दिनों का लेवल ही कम हो जाएगा। अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो रखा है तो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पल्सेशन है, जो पल्स होती है उसको हम बहुत ही वीक फील कर पा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं वीक एंड दी थ्रेडी पल्स। नेक्स्ट वन आता है डिसोरिएंटेशन एंड दी रेस्टलेसनेस, जो मेंटल कंफ्यूजन की वजह से पर्सन है वो ओरिएंटेड नहीं रहता प्लेस पर्सन एंड टाइम से रिलेटेड, दैट मीन्स पर्सन को ये नहीं पता कि डे का क्या टाइम हो रहा है, अभी उस टाइम पर कौन सी जगह पे वो है और किससे वो बातें कर पा रहा है, कंप्लीटली फुली अवेयर नहीं रहता, इसको अपन बोलते हैं डिसोरिएंटेटेड। सीवियर हेडेक और फीवर की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से पर्सन है वो रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, दैट मीन्स कंफर्ट लेवल उसका नहीं है। नेक्स्ट वन आता है अनकॉन्शियस और दी कोमा, अगर सीवियर हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई है और हाइपर कैप्निया कंडीशन हो गई है और हाई ग्रेड फीवर हो रखा है कंटिन्यूअसली, उस कंडीशंस के अंदर पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस है वो लूज हो जाएगा, और लास्ट के अंदर सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें पर्सन है वो कोमा में चला जाता है। अनदर आता है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मेंटल फंक्शन है वो उसके डिक्रीज हो रखे हैं, जिसमें हमने पहले भी देखा था अटेंशन, कंसंट्रेशन, लर्निंग,
इंटेलिजेंसी, memory and decision making power. डिसीजन मेकिंग पावर और इसके साथ साथ में थॉट प्रोसेस, ये सारे के सारे पर्सन के ब्लॉक हो जाते हैं या फिर इनका लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है डिहाइड्रेशन। हमने पहले भी देखा है हाइपोवोलियमिया कंडीशन है तो डिहाइड्रेटेड रहेंगे और डिहाइड्रेशन के अंदर स्किन है वो ड्राई रहती है, ड्राई स्किन रह जाएगी। अदर आता है ओलिगोयूरिया जिसको अपन बोलते हैं डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट है पर्सन का वो भी कम रहेगा। हाइपोटेंशन क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रखा है, हाइपोवोलीमिया की वजह से, हाइपोवोलीमिया कंडीशन हो रही है, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। मेमोरी अफेक्ट क्योंकि यहाँ पर मेंटल स्टेटस के अंदर मेमोरी है वो भी अफेक्ट होने लग जाएगी जिसकी वजह से पर्सन है बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहा है। रिकॉल करना दैट मीन्स वो जो पीछे की जो चीज़ें हैं उनको याद नहीं कर पा रहा है। अनदर आता है लर्निंग डिफिकल्टी जो यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी के अंदर ही आता है। एंड दी हेल्यूसिनेशन, पर्सन है विदाउट एनी स्टिमुलाई के साथ में भी पर्सन है वो उन चीज़ों को फील कर पा रहा है, यानी जिसको अपन हेल्यूसिनेशन को बोलते हैं परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। किसी भी तरह की स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे वो पर्सन है उस स्टिमुलाई को फील कर पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। तो ये अदर फैक्टर हैं या अदर सिम्टम्स हैं जो मेनिंजाइटिस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं साइन। पहले तो हमने देखा है सिम्टम्स और सिम्टम के बाद में हम देखेंगे साइन। जो स्पेसिफिकली 2 साइन होते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर जिसके थ्रू, उन साइन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को मेनिंजाइटिस है या नहीं है, जिसमें फर्स्ट वन आता है कर्निंग साइन। अब कर्निंग साइन क्या होता है ये देखते हैं हम। One of the physical demonstration symptoms of the meningitis is kerning sign, severe stiffness of the hamstring causes and inability to straighten the legs when the hip is flexed to the 90 degree. That means क्या है, एक पर्सन है जैसे ये बच्चा है ये नॉर्मली 90 डिग्री पे सो रहा है, दैट मीन्स ये बेबी है वो नॉर्मल सो रहा है, लेकिन उस कंडीशंस में अगर हम ये जो पैर है अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे, अगर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं लेग उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो हम एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या होता है एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमस्ट्रिंग्स मसल्स होते हैं या फिर इनके जो मसल्स होते हैं यहाँ पर सीवियर स्टिफनेस होगा, सीवियर स्टिफनेस होगा, पर पर्सन है वो उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। यानी जो अगर जो मेनिंजाइटिस पेशेंट है अगर वो यहाँ पर लेट रहा है और हिप एंड नी के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, हिप एंड नी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उस कंडीशंस में वो जो लेग है उसको वो एक्सटेंड या फिर स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर वो स्ट्रेट करता है तो यहाँ पर सीवियर स्ट्रेचिंग होगी, बहुत सीवियर पेन होगा जिसकी वजह से पर्सन है वो उसको नहीं कर पाएगा और इरिटेट होगा जिसकी वजह से सीवियर, अगर बच्चा है तो वो हाई पिच साउंड के साथ में क्राई करेगा, इरिटेशन को एक्सप्रेस करेगा विद द क्राई। इरिटेशन एक्सप्रेशन with the high pitch sound cry. हाई पिच साउंड
क्राई, इसको अपने बोलते हैं कर्निंग साइन। सेकेंड साइन आता है, उसको हम बोलते हैं पर्चिंग साइन। अब पर्चिंग साइन के अंदर क्या होता है, वन ऑफ द फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस इज पर्चिंग साइन, सीवियर नेक स्टिफनेस कॉज अ पेशेंट्स हिप एंड नी टू फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स्ड। अब क्या है, अगर पर्सन है वो 90 डिग्री यहाँ पे स्ट्रेट सो रहा है, अगर पर्सन यहाँ पे स्ट्रेट सो रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो, जो नेक वेन है, जो नेक है अगर वो एक्सटेंड हो रखी है, पहले से ही नेक एक्सटेंड हो रखी है, सीवियर नेक स्टिफनेस कोज अ पेशेंट्स हिप एंड नीड टू फ्लेक्स विद द नेक इज फ्लेक्स्ड। अगर नेक पहले से ही फ्लेक्स्ड है, अप साइड के अंदर जैसे पर्सन ऐसे सो रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में हल्का सा कर रखा है, अगर नेक फ्लेक्स है, उस कंडीशंस में सीवियर नेक स्टिफनेस होगी अगर पर्सन नी को रिफ्लेक्स कर रहा है। दैट मीन्स अगर पर्सन है वो, हम देखते हैं जैसे पर्सन है वो नॉर्मली सो रहा है ऐसे, लेकिन अगर हमने इसकी नेक को थोड़ा सा नेक है वो एक्सटेंड कर दिया, हल्का सा नेक को ऊपर हमने ऐसे ऊपर की साइड में कर रखा है, उस कंडीशंस में जो पर्सन है वो जो ये जो एक्सट्रीमिटीज है उसको फ्लैक्स नहीं कर पाता। दैट मीन्स वो स्ट्रेट ही रखेगा, फ्लैक्स नहीं कर पा रहा है, ये स्ट्रेट ही है, पर्सन है इसको ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीवियर नेक स्टिफनेस होगी अगर ये ऐसे ये मसल्स हैं इनको अगर वो, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमिटीज हैं उनको अगर वो फ्लैक्स करने की कोशिश भी करेगा तो सीवियर इरिटेबिलिटी रहेगी नेक के अंदर, नेक स्टिफ रहेगी अगर पहले से ही नेक है फ्लैक्स्ड है तो। इसको अपन बोलते हैं पर्चिंग साइन। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। दैट मीन्स जो पैथोजेनेसिस कंडीशन होगी, ब्रेन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेनिंजिस है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया है और वो लंबे टाइम से चल रहा है, प्रोलॉन्ग पीरियड पे चल रहा है, तो उस कंडीशंस में ब्रेन के अंदर वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्रेन डैमेज। जो ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगे। ब्रेन टिश्यू डैमेज, ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगे। रीजन क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले आता है हाइपोक्सिया कंडीशन में, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल कम हो रखा है। सेकेंड वन आता है हाइपर कैप्निया, हाइपर कैप्निया कंडीशन, और थर्ड वन आता है ब्लड पीएच। जो ब्लड पीएच है वो डिक्रीज हो रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका नेचर एसिडिक हो रखा है, एसिडिक नेचर है। तो ये तीनों फैक्टर है ये कॉज कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या कॉज कर रहा है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन के अंदर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल इनसफिशिएंसी, और तो सेरिब्रल इनसफिशिएंसी की वजह से ब्रेन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, और ये सारे के सारे फैक्टर कॉज करते हैं यहाँ पर ब्रेन डैमेज को। सेकेंड वन आता है सेरिब्रल एडिमा। अब सेरिब्रल एडिमा के पीछे रीजन क्या होता है, इन्फ्लामेटरी फ्लूइड, inflammatory fluid buildup in the inflammatory fluid build up in the cerebrum। सेरिब्रम के अंदर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड है वो बिल्ड हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर वहां पर स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। अनदर आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दैट मीन्स जो ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व है वो भी 8th नंबर क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व उसको अपने बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो रही है, हाइपरकैप्निया कंडीशन है, ब्लड का पीएच कम हो रखा है और ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो वहां पर जिस भी पार्ट के अंदर ये क्रेनियल नर्व जा रही है, 8th क्रेनियल नर्व जा रही है ब्रेन के, उस पार्ट के अंदर ये तीनों कंडीशंस हो रखी हैं, तो वहां की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी और क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। अब ये जो 8th क्रेनियल नर्व है इसका प्रोसेस होता है हियरिंग प्रोसेस।
हियरिंग प्रोसेस। तो अगर हियरिंग प्रोसेस वाली जो नर्व्स है अगर वो डैमेज हो गई है तो उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दैट मीन्स पर्सन के हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं बिहेवियर डिफिकल्टी। अब बिहेवियर डिफिकल्टी ब्रेन के अंदर जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल एंड टेम्पोरल, ये फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब है, ये यहाँ पर अपने बिहेवियर, इमोशन है, पर्सनैलिटी, इनको सपोर्ट कर रहा है, या फिर इसके फंक्शनल एरिया प्रेजेंट होते हैं इन द फ्रंटल एंड द टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब के फंक्शनल एरिया क्या क्या है, बिहेवियर, बिहेवियर, इमोशन एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। तो अगर यहाँ पर फ्रंटल लोब अब टेम्पोरल लोब है उसके अंदर अबनॉर्मल कंडीशन हो गई है, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो गए हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है ब्रेन टिश्यू डैमेज होने की वजह से, तो वहाँ के जो फंक्शन है बिहेवियर, इमोशन एंड पर्सनैलिटी है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं बिहेवियर डिफिकल्टी। अनदर आता है एपिलेप्सी, जिसको हम बोलते हैं सीजर। सीजर जो मैं पहले भी बताई हूँ आपको, रीजन क्या होता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल अल्टर हो जाएगा जो सीजर को कॉज करता है। पैरालिसिस, दैट मीन्स नर्व डैमेज, नर्व डैमेज हो जाएगी। अगर नर्व डैमेज हो रही है तो प्रॉपरली उस वो सेंस भी नहीं कर पा रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहेगा, इसको अपन बोलते हैं पैरालिसिस। देन सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया को अपन बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन। एंड लास्ट का नेक्स्ट वन आते हैं इंटेलिजेंसी डिक्रीज, डिक्रीज इंटेलिजेंसी, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी है वो सारी की सारी डिक्रीज हो जाएंगी और उसके अंदर इंटेलिजेंसी भी आती है, जो आईक्यू लेवल है पर्सन का वो भी कम हो जाएगा। और सीवियर कंडीशन हो रही है, जो इरिवर्सिबल कंडीशन हो गई है, दैट मीन्स हम जो फंक्शंस लूज हो इसको अब रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं और लास्ट के अंदर पर्सन की डेथ हो जाएगी फॉर दी फेलियर ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन। तो ये है कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी मेनिंजाइटिस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। दैट मीन्स हम कौन कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जिससे हमें कंफर्मेशन हो सकता है कि यह मेनिंजाइटिस है या नहीं है, जिसमें फर्स्ट वन हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या देखा था, नेक वेन स्टिफनेस या फिर स्टिफ नेक, स्टिफनेस इन दी नेक, जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं। सेकेंड हम क्या करेंगे, पर्सन की कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री में हमें पता चल जाएगा कि ये जो माइक्रोब्स का एक्सपोजर है वो पर्सन को कहाँ से हुआ है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस से हुई है। अनदर हम देखते हैं ब्लड टेस्ट एंड दी कल्चर। अब ब्लड टेस्ट के अंदर हम करते हैं सीबीसी करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे जिसमें आरबीसी का लेवल कम होगा एंड डब्ल्यूबीसी का लेवल है वो बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ में हम करते हैं ब्लड कल्चर, और ब्लड कल्चर के पीछे रीजन होता है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स कौन सा बैक्टीरिया, वायरस एंड दी फंगाई है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीएसएफ इवेल्युएशन फॉर दी प्रेशर। हम सीएसएफ का प्रेशर देखेंगे और सीएसएफ की प्रॉपर्टी देखेंगे। अब जिसके अंदर के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन एंड ग्लूकोज का लेवल देखेंगे, स्पेसिफिकली जो प्रोटीन एंड ग्लूकोज है इन दोनों का लेवल ही एलिवेटेड मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे। अच्छा, जो सीएसएफ हम करते हैं, सीएसएफ के अंदर जो नॉर्मल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसके अंदर वाटर, मिनरल,
इसके साथ साथ के अंदर बहुत कम ग्लूकोज रहेगा। प्लाज्मा प्रोटीन यानी एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन ये प्रेजेंट रहेगी। ग्लूकोज लेवल रहेगा। ल्यूकोसाइड्स दैट मीन्स WBC प्रेजेंट रहेंगी। एंड नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट भी इसके अंदर मिलेगा। नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट जिसमें आता है ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन एंड दी क्रिएटिनिन ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस कंडीशन है तो इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसका लेवल है वो एलिवेटेड मिलेगा। इसके साथ साथ में जो ग्लूकोज है इसका लेवल भी एलिवेटेड मिलेगा। तो हम यहाँ पे CSF एनालिसिस करते हैं प्रॉपर्टी को देखने के लिए, और उसके साथ साथ में जो CSF है उसके प्रेशर को भी हम देखते हैं कहीं यहाँ पर हाइड्रोसेफेलस कंडीशन तो नहीं हो गई है। दैट मीन्स जो CSF है वो ज़्यादा तो नहीं हो रखा है, सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम होता है CSF की वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं चेस्ट एक्सरे। अब चेस्ट एक्सरे हम किसके लिए करते हैं? To identify the respiratory abnormalities. Respiratory abnormalities. रेस्पिरेटरी abnormalities है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। देन स्पूटम कल्चर, जो भी माइक्रोब्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे स्पूटम कल्चर करेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था जो यहाँ मेनिंजाइटिस है उसके पीछे रीजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे स्पूटम कल्चर करेंगे। एंड मेनिंजोकोकल निमोनिया है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे स्पूटम कल्चर करते हैं, क्योंकि स्पूटम कल्चर में भी अगर यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा तो डेफिनेटली स्पूटम के अंदर भी वेरिएशन मिलेगा। दैट मीन्स वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पूटम के अंदर भी प्रेजेंट मिलेंगे। तो हम यहाँ पे स्पूटम एनालिसिस करते हैं। देन नेजल और थ्रोट स्वैब, नेजल और थ्रोट स्वैब लेंगे, क्योंकि अगर फेरिंजाइटिस की वजह से ये मेनिंजाइटिस को कोज कर रहा है तो देन हम यहाँ पे नेजल एंड स्वैब थ्रोट करेंगे। देन स्टूल सैंपल लेंगे, CT स्कैन, MRI एंड दी सेरिब्रल एंजियोग्राफी। CT स्कैन MRI करवाएंगे ब्रेन की, एंड जो ब्रेन की को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है उसका हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने के लिए हम करते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी। तो हम ये स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं मेनिंजाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए, नॉट आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट करवाएंगे। ये कॉमन टेस्ट है। देन हम नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हमने जैसे 3 अलग अलग टाइप के हम देखे थे, बैक्टीरियल, वायरल एंड दी फंगल, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे। अगर यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, तो हम क्या करेंगे, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सच एज द सेफेक्सट्रोन्स, जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यानी जो माइक्रोब्स है उसको किल करने के लिए हम दे रहे हैं। अब जो एंटीबायोटिक है वो 2 टाइप की होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड दी बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया है उसको किल कर देगा, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक दैट मीन्स उसकी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन है उसको वो इनहिबिट कर देगा। जिसके अंदर हम यहाँ पर अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो 3rd जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है उसकी सेफेक्सट्रोन्स को हम यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं वैनकोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। देन डेक्सामेथासोन, ये है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम क्यों दे रहे हैं, टू रिड्यूस दी सेरिब्रल स्वेलिंग, टू रिड्यूस दी सेरिब्रल स्वेलिंग। सेरिब्रल स्वेलिंग या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेरिब्रल एडिमा। जो सेरिब्रल स्वेलिंग और एडिमा हो रखा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं डेक्सामेथासोन।
नेक्स्ट हम देंगे फेनिटोइन फॉर द सीजर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने देखा था जो क्लासिकल ट्रेड के अंदर देखा है यहाँ पर सीजर, तो सीजर को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं फेनिटोइन ड्रग्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिससिटेट और द रिप्लेसमेंट, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है और उस सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को वापस रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो हम पर्सन को देंगे। इसको अपन बोलते हैं फ्लूइड रिससिटेशन या फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फिर रिस्टोरेशन। नेक्स्ट अगर है यहाँ पर मेनिंजाइटिस के पीछे रीजन होता है ट्यूबरकुलई मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है उस कंडीशन में, दैट मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एटीटी स्टार्ट, जिसको अपन बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलिन ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूबरकुलिन ट्रीटमेंट, एंटी ट्यूबरकुलिन ट्रीटमेंट। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसको हम यहाँ पर किल करने के लिए, या फिर यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, ये एंटीबायोटिक ही है, एक तरह की काइंड ऑफ द एंटीबायोटिक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक दोनों तरह की ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करेगी बैक्टीरियोसाइडल यानी जो माइक्रोब्स हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसको किल भी करेगी, इसके साथ साथ में जो माइक्रोब्स हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो इनहिबिट भी करती है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिक देखते हैं आइसोनाइजाइड, रिफेम्पसिन, पैराजाइनेमाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हम स्पेसिफिकली 4 ड्रग्स देते हैं, जिसमें आइसोजाइनेमाइड, रिफेम्पसिन, पैराजाइनेमाइड एंड दी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 4 ड्रग्स हैं जिस ये इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कुछ मेडिकेशन है जो डायरेक्टली बैक्टीरियल माइक्रोब्स हैं उसको किल कर देंगे, और कुछ इसके अंदर ड्रग ऐसी हैं जो क्या करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डिवीजन का है इनहिबिट कर देंगे। और बच्चों के अंदर हम इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में हम, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोफाइलेक्टिव मेजर के अंदर हम बच्चों को एट बर्थ में हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं, जिसकी वजह से आगे ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलाइन मेनिंजाइटिस है उसको होने से हम प्रिवेंट कर सके। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हम देते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एंटीबायोटिक, जिसके अंदर 3rd जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है उस ड्रग्स को, सेफेक्सटोन हम देते हैं, उसके साथ साथ में वेंकोमाइसिन ड्रग देंगे, डेक्सामेथासोन जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है सेरिब्रल स्वेलिंग को कम करने के लिए वो देंगे, फेनिटाइन फॉर द सीजर्स जो पर्सन को सीजर आ रखे हैं, एपिलेप्सी आ रखे हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम फेनिटोइन देते हैं, एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट सर्जरी फ्लूइड रिससिटेशन या फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे फ्लूइड का। मेनिंजाइटिस के पीछे मेन रीजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, दैट मीन्स हम यहाँ पर देंगे पर्सन को एंटी ट्यूबरकुलिन ट्रीटमेंट, जिसके अंदर 4 काइंड ऑफ दी ड्रग्स आती हैं, आइसोजाइनेमाइड, रिफेम्पसिन, पैराजाइनेमाइड एंड दी स्ट्रेप्टोमाइसिन। और बच्चों को के अंदर हम यहाँ पे देते हैं बीसीजी वैक्सीन टू प्रिवेंट दी मेनिंजाइटिस और दी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर, तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर हम क्या देंगे, वायरल मेनिंजाइटिस को हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेप्टिक मेनिंजाइटिस यानी रीजन क्या होता है, सीवियर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रखा है, जिसकी वजह से पर्सन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड आउट की रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं यहाँ पर इन्फेक्शियस और सेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटीवायरल एंड दी सपोर्टिव ड्रग देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर वायरल मेनिंजाइटिस है वो स्प्रेड आउट तो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कोज नहीं कर सकता, या फिर हम बोल देते हैं कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उससे कम ये हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं पर्सन को एंटीवायरल ड्रग देंगे, इसके साथ साथ में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ड्रग देंगे। जैसे अगर पर्सन को फीवर हो रखा है देन हम एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, सीजर है रखा है तो हम यहाँ पर फेनिटोइन ड्रग देंगे, सीजर के लिए हम प्रोफाइलेक्सिस, सीजर प्रोफाइलेक्सिस दैट मीन्स सीजर आने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं फेनिटोइन, जो अभी हमने एंटीबायोटिक उसके अंदर बैक्टीरियल के अंदर देखा था। आईसीपी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनिटोल देंगे,
इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर मैनिटोल देंगे। अब मैनिटोल का हम रेखा से देंगे 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट पर 12 आवर, 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट पर 12 आवर। देन ये एक पर्सन है उसका यहाँ पर वेट है 65 केजी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो ड्रग दे रहे हैं वो 65 ग्राम पर 12 आवर, 12 घंटे के अंदर हम यहाँ पे 65 ग्राम मैनिटोल देंगे। और अगर यहाँ पे 24 आवर का करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर 130 दे देंगे। इन केस ऑफ द हाइड्रोसेफेलस, अगर पर्सन का हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, हाइड्रोसेफेलस जैसे हमने पैथोजेनेसिस में भी पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी जो CSF जहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, वहां पर फ्लूइड का बिल्डअप ज्यादा हो गया है, उस कंडीशंस में जो क्रेनियल केविटी है वो थोड़ी सी अनलार्ज हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से वहां पर सेफेलिस के जो ब्रेन एंड मेनिंजीज है उसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं वहां से VP संट लगा देंगे। VP संट होता है, नोट VT संट, VP संट वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट। दैट मीन्स जो वेंट्रिकल से वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, उसको हम डायरेक्टली पेरिटोनियम के अंदर अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा CSF है वो उस ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा और वहां से वो यूरिन एंड स्टूल के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर की साइड में निकल जाएगा, उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट। देन एंटीपायरेटिक्स, अगर फीवर हो रखा है उसके लिए हम देते हैं एंटीपायरेटिक, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या देते हैं सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। देन एंटीएमेटिक फॉर दी वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए हम एंटी वॉमिटिंग दे रहे हैं, एमेटिक दे रहे हैं। एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम वापस रिस्टोर करेंगे। तो ये है अपना वायरल मेनिंजाइटिस का। देन नेक्स्ट वन हम देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। एक मेनिंजाइटिस के अंदर हमारी क्या क्या नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें फर्स्ट वन हम देखते हैं एडमिनिस्टर IV फ्लूइड एंड मेडिकेशन एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। हम IV फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करेंगे टू रिस्टोर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके साथ साथ में मेडिकेशन, जितनी भी तरह की मेडिकेशन है, चाहे वो एंटीवायरल हो, एंटीबायोटिक कंडीशन में हो, एंटीबायोटिक हो, फेनिटोइन है यानी एंटी सीजर जिसको अपन बोलते हैं, एंटीपायरेटिक है, एंटी एमेटिक है, जितनी भी ड्रग्स है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उनको हमें टाइम टू टाइम देंगे पर्सन को। देन एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टार्ट इमीडिएटली इन दी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर यहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो इनिशियल फेज के अंदर ही हम यहाँ पर एंटीबायोटिक है वो स्टार्ट कर देंगे। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी कंटिन्यू आफ्टर एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस इज ओवर टू प्रिवेंट द रीअक्रेंस। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो भी हम देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जैसे हमने डेक्सामेथासोन दिया तो इसका काम क्या था, डिक्रीज दी इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं एक्यूट फेज के अंदर ताकि जो पर्सन है उसके अंदर रीअक्रेंस को हम प्रिवेंट कर सके, मतलब वापस होने के चांसेस को ही कम करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे पर्सन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। नेक्स्ट वन आता है मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट क्लोजली फॉर साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन। जो साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन हो रखा है या फिर हाइपोवोलेमिया कंडीशन है, हाइपोवोलेमिया कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का चार्ट मेंटेन करेंगे, क्लोजली देखेंगे कि पर्सन को हम कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना हो रहा है। अगर पर्सन को हम कम दे रहे हैं और आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, जैसे पर्सन का सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो रही है जिससे पर्सन का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रखा है, इवेपोराइजेशन के थ्रू लूज हो रखा है, और हम पर्सन को इंटेक कम दे रहे हैं तो बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बनाएंगे कि हमने इतना इनटेक दिया है और इतना आउटपुट हुआ है। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो हम इनटेक बढ़ा देंगे, और अगर आउटपुट कम है, यूरिन आउटपुट कम हो रखा है और इनटेक अच्छा है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, देन हम क्या है यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे डायूरेटिक देके।
नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल साइन एंड द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। पर्सन के वाइटल साइन है वो देखेंगे, क्योंकि हमने साइन एंड सिम्टम के अंदर देखा था बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है, हाइपोटेंशन कंडीशन होती है, टेकिकार्डिया है, टेकिपनिया कंडीशन है, तो हम इसको कंटिन्यूसली देखेंगे। इसके साथ साथ में हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मल कंडीशन हो रही है। असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द ग्लासगो कोमा स्केल। ये जो ग्लासगो कोमा स्केल हमने पहले न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में किया है या फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन का कॉन्शियसनेस देखेंगे कि पर्सन फुली कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, या फिर पर्सन है वो कोमा के अंदर चला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ आइसोलेशन measures are required, inform family member and ensure staff complain of isolation procedure and the technique। अगर पर्सन को सीवियर इन्फेक्शन जैसे वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, पर्सन के स्प्रेड आउट होने के चांसेस ही ज़्यादा रहते हैं इन्फेक्शन के, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पर्सन को हम आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट दैट मीन्स एक पर्सन को एक स्पेसिफिक यूनिट देते हैं जिसमें लिमिटेड पर्सन जाते हैं, जो हेल्थ पर्सोनेल है वही जाते हैं, जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट होने के चांसेस कम हो सके। जैसे हमने कोविड के अंदर भी आइसोलेट किया था, सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं पर्सन को, जिसकी वजह से वो पर्सन है उसकी स्प्रेडिंग रेट है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, जो फैमिली मेंबर है या फिर जो स्टाफ है उसको भी अवेयर करेंगे कि अगर आप पेशेंट के पास में जा रहे हो, क्लोजर जा रहे हो उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी आपको जो आइसोलेट के जो टेक्निक्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उसको यूज़ करके जाना चाहिए, जिससे पर्सन के अंदर के जो इन्फेक्शन है आपको अफेक्ट ना करे। देन टू ट्रीट हाइपरथर्मिया, अगर पर्सन को रीजन क्या है यहाँ पर, फीवर का हाइपरथर्मिया, दैट मीन्स इंक्रीज दी बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, फीवर है वो होती है, तो प्रोवाइड फॉर द कूलिंग मेजर्स, कूलिंग स्पंज बाथ, कूलिंग मैटर्स एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक। तो अगर फीवर है उसको करेक्ट करने के, या फिर जो फीवर हो रहा है हाइपरथर्मिया कंडीशन है उसको हम ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, पर्सन को कूलिंग मेजर्स देंगे, जिसमें कूलिंग स्पंज बाथ देंगे पर्सन को, कूलिंग मैट्रेस and the administered prescribe the antipyretic in the schedule। then provide basic patient care needs, जो पेशेंट की बेसिक पेशेंट केयर नीड होते हैं जिसमें आता है माउथ, बैक, बाउल, ब्लैडर एंड दी स्किन केयर। पर्सन की कंटिन्यूसली माउथ केयर करनी है, बैक केयर करनी है जिससे हम बेड सोर होने से प्रिवेंट करें, ब्लैडर केयर दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है उसको हम करेक्ट कर सकें, अगर पर्सन यूरिनेट नहीं कर पा रहा है तो हम कैथेटराइजेशन करेंगे। देन ब्लैडर बोल के अंदर अगर पर्सन है इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हम स्टूल सॉफ्टनर देंगे, लैक्सेटिव देंगे, जिससे हम बोल को करेक्ट कर सकें। एंड ब्लैडर के अंदर ओलिगोयूरिया कंडीशन हो रही है तो हम पर्सन को कैथेटराइजेशन करेंगे। एंड दी स्किन केयर, क्योंकि ड्राइनेस और जो स्किन ड्राइनेस हो रही है उस कंडीशंस में स्किन क्रैक होने के भी चांसेस रहते हैं, तो हम पर्सन को यहाँ पे स्किन केयर भी देंगे, बेसिक केयर्स भी हम पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हाइजीन केयर आता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री आती है, पर्सन का साइकोलॉजिकल स्टेटस आता है, ये सारी के सारी इसके साथ में आ जाएंगे बेसिक पेशेंट्स केयर नीड्स के अंदर। देन मेंटेन अ डिम लाइट इन द पेशेंट्स रूम टू रिड्यूस और प्रिवेंट ऑफ द फोटोफोबिया, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जो क्लासिकल ट्रेड है उसके अंदर पर्सन को फोटोफोबिया होता है, तो फोटोफोबिया से वहीं से क्या करेंगे हम पर्सन को फोटोफोबिया ट्रीट करने के लिए जो रूम की लाइट है वो डिम कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी जो फोटोफोबिया है वो सीवियर इरिटेबिलिटी है लाइट के थ्रू वो हम इसको कम कर सकें। देन प्रोवाइड डिस्चार्ज प्लानिंग टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, अगर पर्सन की रिकवरी अच्छी हो रही है और अब पर्सन को जैसे डॉक्टर को लग रहा है कि अब उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो डिस्चार्ज करने से पहले हम पेशेंट को और जो फैमिली मेम्बर है उसको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको आफ्टर केयर कैसे करनी है, घर पे जाके आपको फॉलोअप चेक वापस आपको फॉलोअप चेक कब लेके आना है। इसके साथ साथ में हम इससे रिलेटेड वापस रीअकरेंज के सिम्टम्स तो नहीं है उसको आपको असेस करते रहना चाहिए, कहीं पर भी अगर सीजर आ रहा है, अनकॉन्शियसनेस हो रही है तो वापस आपको इन्फॉर्म करना, उससे रिलेटेड हम सारी के सारी पर्सन को इन्फॉर्मेशन देंगे। देन डिस्चार्ज मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में जो डिस्चार्ज के बाद में जो मेडिकेशन चार्ट बना के देते हैं डॉक्टर की कौन सी मेडिकेशन उनको किस किस टाइम पे लेनी है उसको वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था अपना कंप्लीटली मेनिंजाइटिस।
ये था अपना कंप्लीटली मेनिंजाइटिस। तो इसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एनसेफेलाइटिस, जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज। अभी हमने क्या देखा था, मेनिंजाइटिस दैट मीन्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, उसको अपन बोल रहे हैं मेनिंजाइटिस, वो पढ़ा था। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनसेफेलाइटिस, जो ब्रेन का इन्फेक्शन है, जो भी एक सीरियस कंडीशन है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।